हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। आप लोग देख रहे हैं मनविता क्लास। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो कल हमने भूगोल का पहला चैप्टर जो शुरू किया था, मानव भूगोल या भौतिक भूगोल, उसी को हम लोग कल क्लास मैंने पूरा ले लिया था। लेकिन क्या हुआ था, मेरा वीडियो लैग कर गया, रुक गया था, जिसके कारण से 15 मिनट या 10 मिनट मानिए उसमें वीडियो प्लस ऑडियो रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन और सब ऑडियो रिकॉर्ड हुआ था। इस कारण से उसकी पहले हम लोग पूरा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जो बच गया था उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। यही है कारा क्या रैटे जेल के अनुसार मानव भूगोल को क्या क्या इसका जो कथन है वह क्या क्या कह रहे हैं। रैटे जेल मानव भूगोल के बारे में बोल जा रहा है कि रैटे जेल जिन्हें आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। रैट जेल को आधुनिक भूगोल का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोग्राफिक्स एंथ्रोजियोग्राफिक्स में लिखा है कि मानव को जीवित रहने के लिए वातावरण से सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है। इन्होंने अपने बुक में लिखा है कि यदि मानव को जीवित रहना होगा तो क्या करना होगा? वातावरण से सहयोग प्राप्त करना होगा, अन्यथा मानव का विनाश हो जाएगा। जिससे कहने का मतलब, यदि हम लोग को जीवित रहना है तो सबसे पहले अपने वातावरण को क्या रखना है? स्वच्छ रखना है, प्रदूषित नहीं होने देना है। तो ये कैसे होगा? यदि हमें पेड़ों की अपने जरूरतों के लिए हमें पेड़ों की अंधाधुंध कटाई नहीं करना होगा। क्या करना होगा? पेड़ों की अंधाधुंध कटाई नहीं करना होगा, क्योंकि यदि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? वातावरण प्रदूषित हो जाएगा। यदि हम पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं तो सबसे पहले उतना पेड़ लगाने की हम क्षमता रखेंगे, तभी को पेड़ काटेंगे। जैसे किसी चीज को बनने में बहुत समय नहीं लगता, बनने में बहुत समय लगता है, लेकिन किसी चीज को बिगाड़ने में समय नहीं लगता। इसी चलते जो पेड़ उतना दिन से उगा हुआ है उसको काटने में तो समय नहीं लगेगा, बल्कि उसको फिर से उगाने में समय लगेगा। तो मानव अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए क्या कर रहा है? वातावरण या प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो यदि आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करिएगा तो प्रकृति जब अपना व्यापक रूप दिखाएगा तो बहुत भारी पड़ेगा। एलन सी सैपल के अनुसार क्या कह रहा है मानव भूगोल को? कि भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदान संसाधनों का उपयोग करके, भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदान प्राप्त संसाधनों का उपयोग करके मानव ने गांव को बसाया, शहर को बसाया, सड़क को बसाया, रेल नेटवर्क आदि भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्वों को मानव द्वारा क्या किया गया? मानव द्वारा बनाया गया। बोला जा रहा है कि मानव जो हो गया भौतिक पर्यावरण द्वारा संसाधनों को उपयोग करके इस गांव, सड़क, रेलवे आदि चीजों को वह बनाया है। फिर एलन सी सैपल और रेटे जेलिकेक्सिस अमेरिका का एक स्टूडेंट के अनुसार बोला जाता है कि मानव भूगोल अस्थिर है। क्या है? मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानवों के बदलते रिश्तों का बोध कराता है। बोल रहा है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील भूगोल के बदलते रिश्तों का क्या करवाता है? बोध करवाता है। मानव भूगोल और प्रकृति के साथ एक अलग, क्रियाशील मानवों के साथ या पृथ्वी के साथ एक अलग रिश्तों का क्या करवाता है? बोध करवाता है। ये कौन कह रहा है? रैट जेल और एलन सी सैपल का एक स्टूडेंट है, कहाँ का? अमेरिका का रहने वाला, वो उसका ये तर्क है। चलिए मानव भूगोल का इतिहास की ओर चलते हैं। मानव भूगोल का उद्भव मनुष्य और पर्यावरणों के बीच बातचीत, अनुकूल एवं समायोजन एवं संशोधन के साथ शुरू हुआ था। खोज की उम्र में पहले विभिन्न समाजों के बीच बहुत कम बातचीत हुई थी, लेकिन 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अज्ञात समाजों के बारे में जानकारी अब उपलब्ध कराई गई थी। यात्रियों द्वारा अन्वेषण ने मानव भूगोल का क्षेत्र का विस्तार किया और विभिन्न समाजों के साथ बातचीत किया। बोल रहा है कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अज्ञात समाजों के बारे में जानकारियां उपलब्ध कराई गई और यात्रियों द्वारा अन्वेषण से मानव भूगोल क्षेत्रों का विस्तार किया गया और विभिन्न समाजों के साथ क्या किया गया? विभिन्न समाजों के साथ बातचीत
बातचीत किया गया। इसके साथ नए दृष्टिकोण, कल्याणकारी एवं मानवतावादी विचार के कट्टरपंथी स्कूल थे, मतलब कट्टरपंथी स्कूल भी थे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। मानव भूगोल के बोला कि मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। तो मानव भूगोल प्रकृति में अंतर, अनुष्णात्मक और सामाजिक विज्ञानों में वहन होगा जी, वहन विषयों के विशाल संबंध विकसित करता है। मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र पृथ्वी की सतह पर करते हैं, नव जीवन के सभी तत्वों के हर पहलू की व्याख्या करते हैं। ये मानव भूगोल के प्रमुख अध्ययन क्षेत्र हैं। क्या है? क्षेत्र और उपक्षेत्र। तो ये क्या है? मानव भूगोल के प्रमुख अध्ययन क्षेत्र है। पहला है क्या? सांस्कृतिक भूगोल, दूसरा सामाजिक भूगोल, तीसरा नगरीय भूगोल, चौथा जनसंख्या भूगोल, पांचवा राजनीतिक भूगोल, छठा आवास भूगोल, सातवां आर्थिक भूगोल। ये सब जो है ये क्षेत्र में आ गया। ये सब क्या में आ गया? क्षेत्र में आ गया। कुछ पॉइंट आज क्षेत्र में भी इसमें से उठाया जाएगा। कुछ पॉइंट क्या किया जाएगा? आज क्षेत्र में भी क्षेत्र से उठाया जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं मानव भूगोल के प्रमुख अध्ययन क्षेत्र के उपक्षेत्र। उपक्षेत्र क्या है? कह रहा है मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्र। तो आवास भूगोल उसमें था, आर्थिक भूगोल भी था, व्यवहारिक भूगोल उसमें नहीं था, सामाजिक भूगोल था लेकिन यहाँ सामाजिक कल्याण भूगोल है, सांस्कृतिक भूगोल भी वहां भी था, ऐतिहासिक भूगोल वहां नहीं था, चिकित्सा भूगोल नहीं था और लिंग भूगोल नहीं था। तो ये सब क्या है? मानव भूगोल के उप क्षेत्र है। क्या है? मानव भूगोल के ये उप क्षेत्र का अंतर्गत आता है। अध्ययन करने के लिए मानव भूगोल के ये सब क्या आता है? उप क्षेत्र में आता है। मानव भूगोल के उप क्षेत्र में आता है। ऐसे इसलिए हम देख रहे हैं वहां से जो कैमरा मेरा बार बार रुक जाता है, तो यही देख रहे हैं कि हम रुके तो ना है, वीडियो लैग तो नहीं ना कर रहा है, इसी चलते। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। कहना है मानव भूगोल की विचारधाराएं। मानव भूगोल की विचारधाराएं, तो विचारधारा अलग अलग वैज्ञानिक के मानव भूगोल को देखने की नजरिया मानव भूगोल की विचारधारा कहा गया। देखिए विचारधारा सभी का अलग अलग होता है, हर वैज्ञानिक का विचारधारा अलग अलग होता है। बहुत कम ही वैज्ञानिक होता है जिसका विचारधारा एक दूसरे से मैच करता है, तो उसी को मानव भूगोल का विचारधारा कहा गया है। मतलब एक वैज्ञानिक कुछ और कहता है, रैटले ने क्या कहा, रैटले ने क्या कहा और एक्स सापेल ने क्या कहा। रैटले ने कहा, उसने अपनी पुस्तक में बोला कि वातावरण से हमें सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है। रैटले का कथन था कि हमें वातावरण से सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है। इसने बोला, एलन सी सैपल ने बोला कि भौतिक पर्यावरण द्वारा प्राप्त संसाधनों का उपयोग करके, भौतिक पर्यावरण द्वारा प्राप्त संसाधनों का उपयोग करके मानव गांव, शहर, सड़कों, ये भी दोनों का सेम ही बात है। मतलब कहने का मतलब जरा सा चेंज है। इन्होंने कहा कि वातावरण के सहयोग से प्राप्त करना अनिवार्य है, और ये बोले भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदान संसाधनों का उपयोग करके गांव, शहर, सड़क, रेल इत्यादि का भौतिक, सांस्कृतिक अन्य तत्वों द्वारा इसको क्या किया गया, बनाया गया है। इन दोनों का एक शीर्ष है, वो बोल रहा है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानवों के बदलते रिश्तों का बोध करवाता है। यहाँ पर तीन आदमी का तीन सेंटेंस हुआ, तो वही विचारधारा होता है, यही विचारधारा होता है। विचारधारा किसी का सेम नहीं रहता, सभी का अलग अलग रहता है। तो फिर कह रहा है कि मानव भूगोल की मुख्य विचारधाराएं। मानव भूगोल की मुख्य विचारधाराएं तीन है। पहला है नियतवादी, दूसरा है संभववाद, तीसरा है नव निश्चयवाद। नियतवादी पहला है, दूसरा है संभववाद, तीसरा है नव निश्चयवाद। अगला है कि मानव भूगोल को मानवतावादी विचारधारा। मानव भूगोल को मानवतावादी विचारधारा क्यों कहते हैं? तो मानवतावादी विचारधारा से आशय मानव भूगोल के अध्ययन को मानव कल्याण एवं सामाजिक चेतना के विभिन्न पक्षों को जोड़ता है। मानव भूगोल के क्या अध्ययन में मानव के कल्याणकारी और सामाजिक चेतना के विभिन्न पक्षों में जोड़ता है। इसका उदय 1970 के दशकों में हुआ था। मानवतावादी विचारधारा भूगोल का उदय कब हुआ था? 1970 ईस्वी में हुआ था, जो मानव के कल्याण और सामाजिक चेतना को विभिन्न पक्षों को जोड़ता है, और इसका उदय 1970 ईस्वी में हुआ था। इसके अंतर्गत आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
मानवतावादी विचारधारा को 1970 के दशकों में इसका उदय हुआ था, जो मानव के समाज और कल्याणकारी पक्षों को जोड़ता है। इसके अंतर्गत हम लोग आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे क्षेत्रों को क्या करते हैं, इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो यदि पूछा जाएगा कि मानव भूगोल की मानवतावादी विचारधारा क्या है, तो मानव समाज की मानवतावादी विचारधारा यह है कि इसके अंतर्गत मानव समाज के कल्याण और सामाजिक चेतनाओं को पूर्ति करता है और विभिन्न पक्षों को जोड़ता है, जिसका उदय 1970 ईस्वी में हुआ था। इसके अंतर्गत मानव समाज के हम आवास का, स्वास्थ्य का, शिक्षा जैसे पक्षों पर हम लोग ध्यान को क्या करते हैं, केंद्रित करते हैं। ये सब मानव भूगोल की मानवतावादी विचारधारा के अंतर्गत आता है। यह मनुष्य की केंद्रीय एवं क्रियाशील भूमिका पर बल देता है। जो मानव भूगोल की मानवतावादी विचारधारा है वह मनुष्य की केंद्रीय और क्रियाशील भूमिका पर क्या देता है, बल देता है, क्रियाशील भूमिका पर यह बल देता है। फिर बोल रहा है प्रादेशिक असमानताएं, निर्धनता, अभाव जैसे विषयों के है, यही कारण है कि निवारण पर ध्यान आकर्षित करता है। पर किस पर, असमानताएं पर, प्रादेशिक असमानता, निर्धनता जैसे अभावों पर भी ये काम करता है। कौन? मानव भूगोल मानवतावादी विचारधारा इन सभी चीजों पर भी काम करता है। तो यदि पूछा जाएगा कि मानव भूगोल मानवतावादी विचारधारा क्या है, तो यह मानव समाज के समाज और संस्कृति चेतना के पक्षों को जोड़ने का काम करता है और इसका उदय 1970 ईस्वी में हुआ था। मानव भूगोल मानवतावादी के अंतर्गत हम लोग आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है? मनुष्य किसे मनु क्या कहते हैं इसको? मनुष्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में प्रकृति के अनुसार ही जीवन जीता है। बोला जा रहा है कि मनुष्य अपनी प्रारंभिक अवस्था प्रकृति के अनुसार ही जीवन जीता है, या प्रकृति में ही हम लोग को ढलकर जीना चाहिए। प्रकृति से यदि हम लोग हटकर जिएंगे तो हम लोग को क्या होगा, हानि होगा। देखते हैं बच्चा होता है तो उसको सब चीज खिलाया जाता है, यदि भले उसको जरा सा कुछ होता है तो उसको अवॉइड किया जाता है, लेकिन प्रकृति को वह सभी चीज बच्चों को खिलाया जाता है, उसको सभी चीजों में खेलने दिया जाता है। अभी देखते हैं पहले का जो गाय होता था, उन गायों को जो स्तन होता है, जो थन बोला जाता है, उसमें उतना रोग नहीं होता। लेकिन अब गायों में रोग होने लगा क्योंकि हम प्रकृति के अनुसार उन्हें नहीं रख रहे हैं, कम जगह में रख रहे हैं, उससे ढलैया करके रख रहे हैं, गोबर न उठाना पड़े, पाइप से पानी दहा देते हैं। तो ये सब करते हैं तो गाय को क्या होता है, हानि होता है। उनकी स्तन क्या हो जाता है, थुरा जाता है, मतलब चुरा जाता है। अब पहले क्या होता था कि गाय कहीं और खाता था और खाने के बाद उसको वो खाता भी था तो मट्टी पर या खरंजा पर खाता था, लेकिन अब उसको प्लास्टर कर दिया जाता है, मैट लगा दिया जाता है। तो बोला जाता है इन सबों से अच्छा गाय पहले वहां गांव में खाता था खरंजा पर या नॉर्मल ही खाता था, फिर उसको हटाकर दूसरे जगह मट्टी पर बांध दिया जाता था। लेकिन अब गांव के लोग भी मट्टी पर नहीं बांधकर मैट पर बांधते। इन सब से भी क्या होता है, हम लोग प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति इसका प्रभाव दिखाता है। प्रकृति के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। यदि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो हमारा विनाश निश्चित है और प्रकृति इसका विनाशकारी दुष्प्रभाव इतना देगा कि आदमी इसको झेल नहीं पाएगा, मानव समाज इसको झेल नहीं पाएगा। तो हम लोग को प्रकृति के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। यही बोला प्रकृति के अनुसार अपने को ढालने की कोशिश को ही पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। यदि प्रकृति के साथ है, यदि हम अपने आप को ढाल लेते हैं तो वही पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया है। फिर नव निश्चयवाद किसको कहते हैं? नव निश्चयवाद की संकल्पना ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रस्तुत की गई। यह दो विचारों को पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के मध्य के मार्ग को परिलक्षित करता है। ग्रिफिथ टेलर कहता है कि यह दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के मार्ग के बीच का रास्ता को खोलता है। कहता है निश्चयवाद और संभववाद के दोनों विचारों के बीच से एक मार्ग को खोलता है, उसी को हम लोग नव निश्चयवाद कहते हैं। यह संकल्पना दर्शाती है न तो निशांत आवश्यकता की स्थिति है, न ही निशांत स्वतंत्रता की आवश्यकता है।
ना ही ज्यादा हमें निशांत की आवश्यकता है और ना ही ज्यादा निशांत स्वतंत्रता की आवश्यकता है। नव निश्चयवाद कहता है कि दो विचार पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद के मध्य को रास्ते को परिलक्षित करती है। और इसका कहना है क्या कि ना तो निशांत आवश्यकता की स्थिति है और ना ही निशांत स्वतंत्रता की क्या है आवश्यकता या अवस्था है। इस संकल्पना के अनुसार मानव प्रकृति के नियमों का अनुपालन करके ही प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और इसी कारण हम लोग क्या करेंगे, मानव के नियमों का पालन करके ही प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, न कि मानव के प्रकृति के साथ हम लोग छेड़छाड़ कर कभी भी प्रकृति पर विजय हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। तो बोला जाता है कि यदि आप अपने माँ बाप के बातों को या गुरुजनों के बातों को फॉलो करते हैं तो रिजल्ट आपको अच्छा से आता है। रिजल्ट अच्छा से आता है। यदि आप अपने माँ बाप के बातों को नहीं मानते, गुरुजनों की बातों को नहीं मानते हैं तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो वही कहा जा रहा है कि प्रकृति के साथ हम लोग चलेंगे तो विजय प्राप्त कर लेंगे। सिकंदर की बात हम लोग करते हैं। ये सिकंदर सभी जगह से जीत गया था। भारत को उसने वातावरण प्रकृति को नहीं समझ पाया, लेकिन वह भारत के कुछ ही क्षेत्रों को जीतकर वह अपने देश को लौट रहा था और उसकी सेना क्या हो गया था, भारत में तहस नहस हो गया और बेबीलोन जाते जाते खुद सिकंदर के भी मृत्यु हो गई थी। नव निश्चयवाद की विशेषताएं। यह विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच के मार्ग को प्रस्तुत करती है। यह पर्यावरण को नुकसान किए बगैर ही समस्याओं को क्या करता है, सुलझाने पर बल देता है। नव निश्चयवाद क्या करता है, पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने का काम करता है। पर्यावरणीय निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य को न तो प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर हो सकता है और न ही प्रकृति से स्वतंत्र रहकर जिया जा सकता है। नव निश्चयवाद बोलता है कि ना तो प्रकृति पर पूरी तरह हम निर्भर रह सकते हैं और ना ही प्रकृति से स्वतंत्र रहकर जी सकते हैं। प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रकृति को नियमों का पालन करना पड़ता है और उसे विनाश से बचना होगा। बोल रहा है कि प्रकृति पर हमें विजय प्राप्त करने के लिए प्रकृति के नियमों के साथ हमें चलना होगा और उससे विनाश से बचना होगा। यदि प्रकृति के नियमों को पालन नहीं करेंगे तो हमारा विनाश निश्चित है। जैसे कहने का मतलब, यदि अभी देख रहे हैं प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कितना काम हो रहा है। हम अपनी जरूरतों के लिए अंधाधुंध क्या कर रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं, गंगा में खनन कर रहे हैं, गंगा में से अत्यधिक बालू का खनन कर रहे हैं, नदियों में से बालू उठा रहे हैं, जहां मन तहां से मनमाना हम लोग मिट्टी को उठा रहे हैं और भी चीज खनन कर रहे हैं, जैसे गिट्टी बना रहे हैं, पहाड़ को तोड़ रहे हैं, पहाड़ से संगमरमर को निकाल रहे हैं। तो ये सब क्या है, प्रकृति के ये सब विरुद्ध है। प्रकृति को इससे क्या होगा, वातावरण में प्रदूषित होगा, प्रदूषण बहुत ज्यादा मात्रा में आएगा, ओजोन परतों में छिद्र होगा, अनेकों तरह की बीमारियां होगा। तो यही कार्य है, प्रकृति के साथ यदि हम लोग खिलवाड़ करेंगे तो विनाश होने से कोई नहीं बचाएगा बाबू। ये देखिए कोरोना, अब कोरोना प्रकृति था या बनावटी था भगवान जाने, लेकिन आने वाले समयों में इस तरह के ऐसे ऐसे रोग आएंगे कि आदमी बीमारी से ही मर जाएंगे। तो प्रकृति के साथ यदि आप चलिएगा तो आपका विजय निश्चित है। यदि प्रकृति के नियमों का विरोध करिएगा तो आपका विनाश निश्चित है। प्रकृति के साथ चलिएगा तो आपका विजय निश्चित है, अप्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ करिएगा तो आपका विनाश भी निश्चित है। दोनों आपका निश्चित है, आपको जैसा चाहिए। भगवान विष्णु से जब लक्ष्मी माता कहती है कि प्रभु आपके संतान नीचे लड़ रहे हैं, मर कट रहे हैं, तो भगवान बोलते हैं कि हमने धरती पर सबसे सुंदर और सभ्य समाज मानव समाज को बनाया, मानव को बनाया, उसे देखने के लिए आंख, सुनने के लिए कान, सोचने के लिए दिमाग, सभी चीज दिया। तब भी वो लोग गलत करते हैं, तो वो सोची समझी वो लोग गलत सोच समझ कर गलत करते। इसमें हमारा दोष नहीं, उसमें उसका दोष है। देखते हो किसी आदमी का जब वो गलत काम करने वाला रहता है तो भगवान को भूल जाता है, जब उसके ऊपर संकट आता है तो भगवान को याद करता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें प्रकृति के साथ कभी गलत
नहीं करना चाहिए। यदि हम प्रकृति के नियमों के साथ चलेंगे तो हमारा विजय निश्चित है, अब प्रकृति के नियमों के साथ हम खिलवाड़ करेंगे तो हमारा विनाश भी निश्चित है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कल जो हमारा क्लास रुका था आज वो पूरा हो गया, इसको हम लोग अपलोड कर देते हैं, फिर हम लोग दूसरे क्लास की ओर चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, जय हिंद। पापा